ओके, तो जो पहला हमने एरर डिस्कस कर लिया वो सेल्फ सर्विस बायस का एरर था, जो कि हमारी परसेप्शन के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है। जो दूसरा एरर है परसेप्शन के अंदर, वो सिलेक्टिव परसेप्शन का एरर है। सिलेक्टिव परसेप्शन के एरर के मतलब भी हम बात पहले कर चुके हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन एरर ये होता है कि हम किसी एक डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक की बेस पे किसी एक पर्सन को मुकम्मल तौर पे परसीव कर लें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन बातें बड़ी अच्छी करता है, मीन्स कि ही हैज़ अ वेरी स्वीट एक्सेंट, ही हैज़ अ वेरी फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्टाइल, और ही हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूमरस वर्ड्स विच कैन कैप्टिवेट ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड अ टेबल। तो अगर हम उसकी बेस पे कहते हैं यार ये बंदा बड़ा होनहार है, बंदा बड़ा ही काबिल है, ठीक है ना, जो कि बाद में पता चला है उसे बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता था, तो आपने कैसे परसीव किया? किसी एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे। एक शख्स बहुत ऊंचा बोलता है, जिसने पहले बताया था, तो आप कहते हैं कि अच्छा यार ये है ही रूड है। हो सकता है कि उसकी आवाज़ टेक्निकली ऊंची हो, वो बहुत ही नरम हो, शाइस्ता हो, जब उसको गुस्सा ना आता हो, ठीक है ना, और वो क्या नाम है, सॉर्ट ऑफ अ वेरी जेंटल पर्सनैलिटी हो, लेकिन आपने किसी एक डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक की बेस पे उसको पूरे का पूरा परसीव कर लिया, ठीक है ना। इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से होती है कि अगर एक एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय जो सा है वो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता अपने कोवर्कर से, और आपने उसकी बेस पे डिसाइड कर लिया कि अच्छा यार ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसके काम की नेचर इस तरह की हो, जो फुल अटेंशन मांगती हो, जो पिन पॉइंट साइलेंस मांगती हो, जो कंप्लीट फोकस मांगती हो, ठीक है ना, डेडिकेटेड अटेंशन मांगती हो, तो शायद वो इसलिए नहीं करता था। लेकिन आपने किसी एक सिलेक्टिव, एक प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक की बेस पे ऊपर ये कह दिया, अच्छा इसको हमने इस तरह से परसीव कर देते हैं, इसको नेगेटिवली परसीव कर लिया। इसे सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड परसेप्शन का एरर है वो हमारे पास है हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हॉलो इफेक्ट इनडायरेक्टली डिस्कस किया है। हॉलो इफेक्ट क्या होता है कि कुछ सर्टन फैक्टर्स होते हैं जो परसीवर सिर्फ उन्हीं को देखना चाहता है एक सर्टन सिचुएशन के अंदर, वो उनके अलावा किसी और चीज़ को नहीं देखना चाहता, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर यू कैन से कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप गेम खेल रहे हैं, और आप गेम खेल के आप क्या नाम है क्रिकेट खेल रहे थे, आप आउट होके वापस पवेलियन में आ चुके हैं, ठीक है ना, और आप ऑलमोस्ट वहाँ पे क्रीज के ऊपर 2 घंटे से मौजूद थे, ठीक है ना। उस वक्त आपको सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो आपको जाकर कोई ड्रिंक्स वगैरह ऑफर करते हैं, ठीक है ना, जो आपको क्या नाम है थोड़ा सिंपथाइज करने आते हैं, आपके लिए ड्रिंक लेके आते हैं ताकि आप पानी वगैरह पिए, थोड़ी सी आपकी थकावट उतरे, ठीक है ना। लेकिन अगर उस टाइम पर दूसरे लोग आपके साथ वैसे इंटरेक्शन करने हैं तो आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन के अंदर आपकी प्रेफरेंस एक थी, उस सिचुएशन के अंदर आपकी प्रेफरेंस एक सर्टन फैक्टर था, और आप उसी के ऊपर सबको जांच रहे थे। थोड़ी सी अच्छी मिसाल ले लेते हैं। एक पर्सन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है, और टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सर्विस ऑपरेटर है, यानी कि उसने कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील करना है, उसकी क्यूरी को उसने सिस्टम के अंदर एंटर करना है, वहाँ से उसको सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। अब सिस्टम के किसी एक पॉइंट पे वो स्ट्रक हो गया। अब उसके 3-4 को वर्कर्स हैं, ठीक है ना, उन 3-4 वर्कर्स में से 3 वर्कर्स को वर्कर बड़े अमेजिंग हैं, ठीक है ना, मीन्स कि वो बहुत ही कोऑपरेटिंग है, ठीक है ना, और वो बड़े अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। लेकिन जिस एरर के अंदर वो स्ट्रक हुआ है, वो एरर क्या नाम है, उनको भी नहीं ठीक करना आता। लेकिन एक बंदा है जिसका वैसे मिजाज अच्छा नहीं है, जो वैसे ओवरऑल एक नेगेटिव पर्सनैलिटी है, लेकिन उसने किसी तरीके से उसको आके बता दिया जनाब इस एरर को इस तरह से रिजॉल्व करो, वो कहेगा यार बंदा ये अच्छा है। क्योंकि बाज़ का एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर परसीवर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको जिस शख्स में दिख जाए वो कहता है अच्छा यार ये ग्रेट है, और जिस शख्स के अंदर उसको वो चीज़ ना मिले वो कहता है यार अच्छा ये बंदा ठीक नहीं है, यानी कि ये इसकी जो वर्थ है, क्रेडिबिलिटी है, जो इसका स्टांस है वो ठीक नहीं है, ठीक है। सो इसे कहते हैं हॉलो इफेक्ट। मीन्स के परसीवर ने एक क्राइटेरिया सेट किया है और वो अपने ही क्राइटेरिया की बेस पे बाकी चीज़ों को जानते रहे, लेकिन ये हो सकता है कि वो क्राइटेरिया ही गलत हो। इसे हॉलो इफेक्ट कहते हैं। ये एरर भी परसेप्शन के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। जो इसके बाद हमारे पास एरर एक और है परसेप्शन का, उसे कहते हैं कंट्रास्ट एरर। कंट्रास्ट एरर मीन्स कि हम हमेशा दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। मीन्स हम कहते हैं कि जनाब इस रिमोट की लेंथ इस रिमोट से ज़्यादा है, ठीक है ना।
हम ये नहीं कहते कि अच्छा यार इस रिमोट की लेंथ ज़्यादा है, हम हमेशा कंट्रास्ट करके बताएंगे, ठीक है ना। हम कहते हैं अच्छा यार ये पर्सन इस पर्सन से ज़्यादा फेयर है, ठीक है ना। हम कहते हैं यार ये पर्सन इस पर्सन से ज़्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है ना। हम कहते हैं यार ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम कहते हैं ये टीचर ये इस टीचर से ज़्यादा अच्छा है। हम कहते हैं यार ये वाला जो सुपरवाइजर है, बॉस है, ये इस सुपरवाइजर इस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। सो मीन्स कि हम हमेशा चीज़ों को कंट्रास्ट में देखते हैं और हम उनको कंट्रास्ट में जाके एवेल्युएट करते हैं, जबकि हर पर्सन की हर चीज़ की अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जब हम कंट्रास्ट में जाके किसी चीज़ को एवेल्युएट करते हैं, दैट माइट बी रॉन्ग, क्योंकि हम किसी एक की स्ट्रेंथ को किसी दूसरे की स्ट्रेंथ से मैच करें जो शायद में मैच हो ही ना सकती हो। जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, ठीक है ना। आप कहेंगे जनाब एक मछली तेज दौड़ेगी, एक रैबिट तेज दौड़ेगा, भाई मछली नहीं दौड़ सकती, मछली स्विम कर सकती है, ठीक है ना। आप उन दोनों की उस एबिलिटी को जज नहीं कर सकते, कंट्रास्ट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है कि जब भी ये जो मूवीज़ लगानी होती है ना थिएटर के अंदर, जब मूवीज़ का स्केड्यूल डिसाइड कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर जिन्होंने मूवीज़ लगवानी होती हैं, और थिएटर की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सिनेमा की एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो सीरियस मूवीज़ या हॉरर मूवीज़ हैं, जिस तरह की भी ड्रामा मूवीज़ हैं, वो कोशिश करती हैं कभी भी वो कार्टूनिक यानी कि एनिमेटेड मूवी या फुली कार्टून मूवी के साथ ना उनको लगाया जाए। मीन्स कि ऐसा ना हो कि एक स्लॉट के अंदर लेट्स से लायन किंग चलनी थी या एलिस इन वंडरलैंड चलनी थी, और एक स्लॉट के अंदर आप क्या नाम है टर्मिनेटर मूवी लगा दें, ठीक है ना। अब मसला क्या है? मसला ये है कि रिसर्च कहती है कि जब भी एक व्यूअर ने, एक मूवी वॉचर ने कभी भी ऐसी मूवी देखी हो जिसमें कार्टूनिक चीज़ें हों या बच्चे हों, तो उसके साथ उसकी सिंपैथी अटैच हो जाती है। उसके फौरन बाद उसको कुछ भी दिखाया जाए ना, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ये रिसर्च कहती है। सो ये क्यों? कंट्रास्ट एरर है, ठीक है ना। लोग उसके साथ उसको कंट्रास्ट करते हैं, वो लाइट सी थी, ये बड़ा हैवी मूवी थी, ठीक है ना यार, उसमें मजा आ रहा था, मुस्कुरा भी रहे थे, इसमें जस्ट फाइटिंग ही फाइटिंग है। तो मीन्स कि हम उसके साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। इस एरर को कंट्रास्ट एरर करते हैं। हमें कंट्रास्ट कंपेयर करें चीज़ों को, लेकिन किसी चीज़ की मुकम्मल परसेप्शन कायम करनी है, उसको इंडिविजुअली एवेल्युएट करें उसके प्रोज एंड कॉन्स के बेस पे, ना किसी दूसरी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स के बेस पे, जो कि फेयर नहीं होगा। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर एरर जो सिलेक्टिव जो परसेप्शन के अंदर आता है, उसे स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर हम कुछ पर्टिकुलर निशेस के साथ कोई चीज़ टैग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब विलेजर्स पेंडू होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक बड़ी कॉमन है ना चीज़, रूरल के लोग पेंडू होते हैं। यार रूरल से लोग निकल के आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े कमाल रिसर्चर बन जाते हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन बन जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, बाहर जाके बड़ी तरक्की कर जाते हैं, ठीक है ना। हाउ दे कैन बी पेंडू, ठीक है। बात को विलेज में रहते हुए किसी का बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल होता है, ठीक है ना, और वो बहुत अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, और वो रूरल एरिया अर्बन एरिया से बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। हाउ वी कैन क्लासीफाई देम पेंडू? लेकिन चूंकि एक शुरू से एक चीज़ का टैग लग गया हुआ है और वो टैग अभी तक कंटिन्यू है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं कि ना लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती। इवन हम रोड पे होते हैं ना, जब हम किसी फीमेल को आगे गाड़ी चलाते हुए देख लेना, अच्छी क्या हम कहते हैं रोक लो गड्डी, इन्हों नंग लैन दो पहले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के देख लिए, ठीक है, जिसमें फीमेल ने बड़ा कोई करेजियसली या बोल्डली ड्राइव नहीं किया, तो उसकी बेस पे पूरे के पूरे उस निश के ऊपर हमने एक इल्ज़ाम धर दिया कि इनको गाड़ी चलानी नहीं आती। आजकल लड़कियां बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करती, तो उसमें कौन सी कबाहत है। लेकिन क्या नाम है, हमने चूंकि एक सेगमेंट के मतलब एक इमेज कायम कर लिया था, हमने पूरे के पूरे सेगमेंट पे वो इमेज ठोक दिया, अच्छा इसको गाड़ी चलानी आती नहीं है। सो दिस मीन्स कि बाज़ का हमारी परसेप्शन किसी इंडिविजुअल को लेके नहीं होती। वो इंडिविजुअल जिस क्लास से, जिस कैटेगरी से, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, हम उसकी बेस पे पूरी की पूरी परसेप्शन कायम कर लेते हैं। इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ओवरऑल इमेज है यार ये सारे लोग बड़े बातूनी हैं, टॉकटिव हैं, ठीक है ना, शो कैसे हैं, ठीक है ना। तो उसकी अब एक बंदा उनमें बड़ा संजीदा हो सकता है, बड़ा क्या नाम है टिका मिका हो सकता है, बहुत ही कम गो हो सकता है, हम उसको भी उसी ग्रुप की वजह से यही सेम परसेप्शन कर लें कि यार नहीं ये भी क्या नाम है बहुत टॉकटिव है, बहुत ज़्यादा रूड है, या बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो वो एक स्टीरियोटाइपिंग होती है कि आप किसी ग्रुप के वजह से किसी इंडिविजुअल को मुकम्मल तौर पर वैसा ही परसीव कर लें। सो दीज वर द परसेप्शन एरर्स, ठीक है ना। इस तरह के परसेप्शन एरर्स हमें अपनी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर और वर्किंग लाइफ के अंदर हमने इनको इग्नोर करना है, ठीक है।
ठीक है। और अगर हम इनसे बचेंगे नहीं, इन एरर से, अगर हम इन एरर्स को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, अगर हम इन एरर्स का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तो हम लोगों को, चीज़ों को, बिजनेस सिचुएशंस को गलत परसीव करते जाएंगे। अगर हमारी परसेप्शन ही गलत हो तो अल्टीमेटली ये बहुत से नुकसान की तरफ लेके जा सकती है। ओके, हमने परसेप्शन को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया, हमने उसको डेफिनेशन भी समझ ली, हमने उसको जो जो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं वो भी समझ लिया, हमने परसेप्शन का प्रोसेस थ्रू एट्रीब्यूशन थ्योरी भी समझ लिया, हमने परसेप्शन के अंदर जो डिफरेंट तरह के एरर्स आ सकते हैं, हमने उन एरर्स को भी शॉर्टली कंसाइजली देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारी इस आज के लेक्चर का था वो है डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले डिसीजन होता क्या है, ठीक है ना। डिसीजन बेसिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो डिसीजन है। क्या हमेशा डिसीजन किसी प्रॉब्लम की मौजूदगी में लिया जाता है, या दैट प्रॉब्लम माइट बी अ प्रॉब्लम इन हैंड, या वो फ्यूचर में पेश आने वाली प्रॉब्लम के मुतालिक लिया जा सकता है। इसलिए डिसीजन के लिए प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। वो चाहे फ्यूचर की एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे पास्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे प्रॉब्लम इन हैंड हो, और हम उनमें से किसी भी प्रॉब्लम को लेके जब भी सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसे डिसीजन कहते हैं, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग की दो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक टाइप है, उसे कहते हैं हम रैशनल डिसीजन मेकिंग, और एक होता है बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। दो तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। बेसिकली तीसरी टाइप भी इंटेंशन जो हमारी सिक्स सेंस होती है, ठीक है, इंट्यूशन की बेस पर भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो थर्ड टाइप इंट्यूशन है हमारे पास। तो तीन तरह की डिसीजन मेकिंग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग की। रैशनल डिसीजन मेकिंग जिसका नाम से जाहिर है कि हम किसी चीज़ के मतलब मुकम्मल तौर पे इन्फॉर्म्ड होते हैं, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं, इसे रैशनल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग बेसिकली 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, ठीक है ना। सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और उसको डिफाइन करते हैं। सेकेंड नंबर के ऊपर आप अपना क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करते हैं, जिस क्राइटेरिया के ऊपर आप डिफरेंट ऑप्शंस को जांचेंगे, ठीक है ना। थर्ड के अंदर आप उस क्राइटेरिया को वेट असाइन करते हैं, उस क्राइटेरिया के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको डिफरेंट तरह की वेटेजेस असाइन करते हैं, ताकि आपके लिए नंबरिंग करना या आपके लिए कैटेगराइज करना चीज़ों को आसान रहे। फोर्थ नंबर पे आप जो अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है ना, उनको सर्च करते हैं और उनको टेबल पे लेके आते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर पे आप उन अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करते हैं, और सिक्स नंबर पे आप उनमें से किसी एक को चूज करके डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है रैशनल डिसीजन मेकिंग का। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि एक फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो सी है वो होम अप्लायंसेस बनाती है, और होम अप्लायंसेस बनाती है, और वो उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। कुछ सेक्शन उसका वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन वगैरह का है, कोई फैंस और एयर कूलर वगैरह का है, कोई प्लास्टिक फर्नीचर वगैरह का है, और एक सेक्शन उसका गैस की अप्लायंसेस के मुतालिक है। अब जो सेक्शन उसका गैस के अप्लायंसेस के मुतालिक है उसमें क्या नाम है, कस्टमर्स बार बार एक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, और वो है इलेक्ट्रिक सेमी इंस्टेंट गीज़र। वो कंपनी अपना गैस का इंस्टेंट गीज़र बनाती है, वो क्या नाम है, जो कमर्शियल गीज़र होते हैं बहुत बड़े साइज़ के, वो भी बनाती होगी, लेकिन उसके पास सेमी इंस्टेंट गीज़र नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, उसके पास गैस या एलपीजी से चलने वाले सिलेंडर है। तो अब ये प्रॉब्लम है वहाँ के ऑनर को, उसको ये प्रॉब्लम कन्फ्रंट करना पड़ रही है कि जनाब आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ यू कैन से एनी काइंड ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, कस्टमर की बहुत सी क्यूरीज आ रही है, तो ये प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट की एब्सेंस। तो सबसे पहले हमने अपने डिसीजन का एक क्राइटेरिया बनाना है। मीन्स कि मैंने कोई ऐसी ऑप्शन तलाश करनी है जिसमें मुझे सबसे पहले पहला क्राइटेरिया में पॉइंट है कॉस्ट। बीइंग अ बिजनेस में मुझे कॉस्ट कम से कम बियर करना पड़े। नंबर 2 जो मेरे क्राइटेरिया में पॉइंट है वो टाइम कम से कम लगे, ठीक है ना, क्योंकि क्यूरीज तो भी आ रही हैं, सर्दियाँ, डिमांड है प्रोडक्ट की, तो ऐसी ऑप्शन चूज की जाए जिसमें डिमांड क्या नाम है जिसमें टाइम ना लगे। और नंबर 3 क्वालिटी बेस्ट रहे, ठीक है ना, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो तीन फैक्टर्स पे मुझे मैंने क्राइटेरिया बना लिया। फिर मैंने वेटेजेस असाइन किए। मैंने कहा अच्छा इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ यार इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉस्ट है, ठीक है ना। मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ 40 पॉइंट्स में कॉस्ट को असाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने कहा दूसरे नंबर में इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैंने कहा क्वालिटी है, तो मैंने कहा 30 पॉइंट्स में 35 पॉइंट्स जो से मैं क्वालिटी को असाइन कर देता हूँ, और जो रिमेनिंग 25 बच गए वो मैं जो टाइम है उसको असाइन कर देता हूँ।
तो बेसिकली मैंने 3 चीज़ें देखनी थी अपने डिसीजन के अंदर, मैंने अब उनको वेटेजेस भी देनी। अब मैं कोई भी ऑप्शन पकड़ूंगा ना, उसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है कॉस्ट के रिगार्डिंग, उसको मैं आउट ऑफ 40 मार्क्स दूंगा। फिर मैं उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 35 मार्क्स दूंगा, और फिर उसको अल्टीमेटली जो आपके जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 25 मार्क्स दूंगा। सो इस तरह मैंने वेटेजेस डिज़ाइन कर ली। अब फोर्थ स्टेप क्या था, हमने अल्टरनेटिव्स लेके आने टेबल के ऊपर। पहला अल्टरनेटिव ये है कि जनाब अपना प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू किया जाए, ठीक है ना, अपने तमाम मशीनरी लेके जाई जाए, अपने तमाम पार्ट्स उसके जनरेट किए जाएँ और उसकी बेस पे अपनी असेंबलिंग की जाए और ख़ुद से प्रोडक्ट बनाई जाए। ये पहली ऑप्शन है, यानी कि सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो ये है कि जो ऑलरेडी लोकल कोई रिटेलर है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी चीज़ें सेल कर रहा है, एक अच्छा ब्रांड है, उससे आउटसोर्स कर लिया जाए, स्टैंप वगैरह अपनी लगा ली जाए, ठीक है ना। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, यानी कि लोकल आउटसोर्सिंग है। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि हम चीज़ इंपोर्ट कर लें चाइना से, ठीक है ना, चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, अपनी मर्जी का ब्रांड, अपनी मर्जी की क्वालिटी इंपोर्ट करेंगे। हमारे कंपेटिटर को पता नहीं चलेगा कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम जल्दी से जल्द उसको अरेंज करके वो सारा काम मुकम्मल कर लेंगे। सो ये हमारे पास थर्ड अल्टरनेटिव है। तो मैं टेबल के ऊपर ये 3 अल्टरनेटिव ले आया। अब मुझे इन अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करना है, ठीक है ना। एवेल्यूएट करना सबसे पहली ऑप्शन थी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे कॉस्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, लेबर रखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली बिजली के एक्सपेंसेस होंगे। तो आउट ऑफ 40 मैं इसको मैक्सिमम 10 मार्क्स दे सकता हूँ। सेकंड थिंग हमारे पास टाइम। क्या इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा? डेफिनेट टाइम बड़ा लगेगा। पूरा प्लांट इंस्टॉल होना है, लोगों को ट्रेन किया जाना है, रॉ मटेरियल आना है, फिर सारी प्रोडक्शन वगैरह होनी है, टाइम कंज्यूमिंग बड़ी ज़्यादा है। तो मैं आउट ऑफ 25 इसको टाइम में 5 मार्क्स दूंगा, ठीक है। थर्ड मेरे पास ऑप्शन है, थर्ड मेरे पास चीज़ है क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी मैं अपनी मर्जी की बना सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने चीज़ अपने पास बनानी है, हाँ पहली अटैम्प्ट है उसके, इसमें मैं क्वालिटी बुरी ना हो जाए, तो बस मैं अच्छी क्वालिटी बनाऊंगा। तो मैं आउट ऑफ 35 इसको 30 मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है ना। 30 मार्क्स इसके दिए थे, 5 मार्क्स टाइम के थे और 10 मार्क्स मैंने दिए थे इसको कॉस्ट के। तो अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल मार्क्स इसने गेन कर लिया आउट ऑफ 100 वो 45 मार्क्स हैं। किस ऑप्शन ने? सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड हमारे पास जो अल्टरनेटिव था वो था हमारे पास कि हम लोकल आउटसोर्स कर लें, कोई दूसरा ब्रांड जो बना रहा है उससे ले लें और स्टैंप अपने लगा लें। ये दूसरा मेरे पास ऑप्शन था। सबसे पहले इसको देखते हैं कॉस्ट के पैटर्न के ऊपर। डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगी, जितने यूनिट्स मैंने सेल करने में उतने यूनिट्स से परचेज करूंगा और अल्टीमेटली मेरी कोई अपनी कोई फिक्स कॉस्ट तो इंकर हुई नहीं है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है सारी की सारी। तो उसके कितने मार्क्स देंगे हम? 40 में से मैं इसको 35 मार्क्स देता हूँ, ठीक है ना। 35 मार्क्स है जनाब इसके 40 में से। सेकंड मेरे पे टाइम, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। टाइम बिल्कुल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसी लोकल ही हमने करना है ना आउटसोर्सिंग। कौन सा हम दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हैं? हम आज ऑर्डर करते हैं शाम तक नहीं तो कल तक चीज़ पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो लिहाजा टाइम में मैं 25 में से 20 मार्क्स दूंगा इसको। और देन हमारे पास था क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी में मसला हो सकता है कि जिस म्यार की हमारी बाकी तमाम प्रोडक्ट्स हैं उस म्यार की ये वाली प्रोडक्ट जो दूसरा आउटसोर्स करके देगा वो शायद इतनी मज़े की ना हो, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें हम इसमें जो मार्क्स थे आउट ऑफ हमारे 35, हम इसको 20 मार्क्स से देते हैं। तो 20 मार्क्स इसमें थे, जो 20 मार्क्स ही पिछली टाइम के अंदर थे 40 हो गए, और हमारे पास 35 मार्क्स थे जो पहला कॉस्ट में था। तो हमने टोटल 75 मार्क्स मिल गए। जो इससे पहली ऑप्शन थी उसको 45 मार्क्स मिले थे। हम अपनी थर्ड ऑप्शन को वैल्यूएट कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास थी कि इंपोर्ट कर लिया जाए चाइना से। चाइना से अगर इंपोर्ट कर लिया जाए तो लोकल सप्लायर के निस्बत आपको सस्ता मिलेगा, तो कॉस्ट आपको सबसे पहले कम पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप बल्क में मंगवाएंगे तो आपको शिपिंग कॉस्ट भी बच जाएगी। तो डेफिनेटली कॉस्ट में तो एडवांटेज है। कॉस्ट में अगर उसको मिले थे 25 पॉइंट्स तो इसको मिलेंगे 30 पॉइंट, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है ना। चाइना से मंगवानी चीज़ वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, सप्लायर ज़्यादा है। अब बल्क में मंगवाने की वजह से सस्ती पड़ जाएगी तो कॉस्ट तो डेफिनेटली कम है। तो हम इसको 40 में से 40 पॉइंट देंगे इसको हम 35 नहीं देंगे। सेकंड नंबर पे जो जहाँ हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। लॉजिस्टिक्स तबाह हुई है कोविड के बाद। अब अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करते हो चीज़ आप तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो ये तो फिर भी एक इतनी हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट होगी। तो हम जो इसमें से मार्क्स इसको अलॉट करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली होंगे 40 में से 25 में से तकरीबन 5 मार्क्स एलोकेट हम कर देते हैं। 40 उसमें किए, 5 मार्क्स इसमें एलोकेट कर दिए। क्वालिटी डेफिनेटली सप्लायर्स बड़े तगड़े हैं, ठीक है ना, बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना, और हमने उनको अच्छे तरीके से देख के ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, फिजिकली आपने चीज़ नहीं देखी होगी तो आप फिर भी 35 में से कोई अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स आपने दे दिए उसको। तो 40 आप 5
और क्या नाम है फिर 25, टोटल मार्क्स आपको मिल गए 70। तो पहली ऑप्शन जो सी थी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, उसको पॉइंट्स मिले थे सिर्फ और सिर्फ 45। जो लोकल आउटसोर्सिंग थी उसको पॉइंट मिले थे 75, और जो इंपोर्ट थी उसको पॉइंट मिले 70। तो हमें पता चल जाएगा हमने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। डेट इज डेफिनेटली द 75 ऑप्शन, लोकल आउटसोर्सिंग हमें करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब जो चीज़ मैंने इतनी टाइम लेके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, हमारा दिमाग उसको हर वक्त मिनटों में करता रहता है। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको बेहतर कर लेते हैं। इस चीज़ को रैशनल डिसीजन मेकिंग कहा जाता है।